2022 में मेरे पास मेरे को एडिटर आए और बोले कि मैं ऐसे ऐसे किताब सोच रहा हूँ लिखने का, तो आप सोच के बताइए। तो मैंने फिर इसकी चर्चा की कुछ अपने दोस्तों के साथ, ख़ास करके फ़िल्म इंडस्ट्री में। सैयद मिर्ज़ा साहब से मेरी बातचीत हुई, वो चेयरमैन FTII रह चुके हैं, तो बहुत खुश हुए, बहुत सराहना की। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा दशक चला है, आप बिल्कुल लिख डालिए और हर तरह के फ़िल्म राइटर और हिस्टोरियंस को इसमें लीजिए। उस वक्त वो खुद 2 किताबें लिख रहे थे, इसलिए वो नहीं लिख पाए, लेकिन हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे दोस्त हैं, तो इस तरह हमने एक एक करके राइटर्स को लेना शुरू करा और अब 40 से ज़्यादा राइटर्स हमारे साथ जुड़ गए और हर पहलू को हमने इसमें जांचने की कोशिश की, उस पर रोशनी डालने की कोशिश की। Welcome to Sunset TV podcast. I am your friend Pratibim Sharma and I have a very special guest with me, Nirupma Kotru, Joint Secretary and Financial Advisor, Ministry of Coal, Government of India. लेकिन हम उनसे उनके पद और प्रभाव पर नहीं बल्कि उनके प्यार के बारे में बात करेंगे, और वो प्यार है फिल्मों को लेकर। और अपने इस प्यार का इजहार करने के लिए वो एक किताब लेकर आई हैं, द स्विंगिंग 70s। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मुझे यहाँ आपके शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद आपका कि आपने जो है एक बार फिर से यादें ताज़ा कर दी 70 के दशक की तमाम फिल्मों की, कलेवर की, उस समय के अदाकारों की, अदाकाराओं की और उस वक्त के गीतकारों की और फनकारों की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका किताब लिखने के लिए। मैंने आपका प्रोफाइल देखा, आप शायद DPS मथुरा रोड में आपने पहले पढ़ाई की, फिर कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट स्टीफन कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया, फिर JNU से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर ये फिल्मों के ऊपर लिखने का शौक़ या फिर उनको संकलित करने और संपादित करने का शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? मैं समझती हूँ मेरे करियर में थोड़ा बदलाव आया था 2009 में, जब मैं डेपुटेशन पे पहली बार गई। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बाद मुझे मौका मिला INB मिनिस्ट्री में डायरेक्टर फिल्म्स, बतौर डायरेक्टर फिल्म्स काम करने का। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा अवसर था, क्योंकि मैं हमेशा से रुचि थी फिल्मों में, जो मेरे ख्याल से हर भारतीय परिवार में हर सदस्य को होती है, या क्रिकेट या फिल्में, इन दोनों में दिलचस्पी हर भारतीय को है। तो ये शौक़ तो था, लेकिन इसको काम के रूप में करने का मौका जो मिला वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा। 2012 से 2015 में थी, और उस वक्त मेरा काम ही ये था कि भारतीय सिनेमा को हर जगह प्रमोट करना, चाहे वो भारत में हो या विदेश में हो, फेस्टिवल्स के माध्यम से, नेशनल अवार्ड्स के माध्यम से, IFFI गोवा और जैसे कान, टोरंटो, बर्लिन जैसे फेस्टिवल हैं, और इसके अलावा सेंसरशिप की पॉलिसी बनाना, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट जो पुणे में है और सत्यजीत राय इंस्टीट्यूट कैलकाटा, इनका एडमिनिस्ट्रेशन, तो और NFDC की फिल्म डिवीज़न और चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी में फिल्में प्रोड्यूस होती थी। तो ये सारा कार्य जब करने का अवसर मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक तरह से कह सकते हैं मेरे पैशन को विंग्स मिल गए, मतलब मुझे बहुत सारे अच्छे लोगों से मिलने का, और ये जो क्रिएटिव फील्ड में आर्टिस्ट हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो INB मिनिस्ट्री छोड़ने के बाद मैंने फ़िल्मों पे लिखना शुरू किया, किसी हमारे पत्रकार दोस्त के सुझाव पे, और फिर जैसे कहते हैं ना, देयर इज़ नो लुकिंग बैक, तो 30 से ज़्यादा आर्टिकल्स मेरे छप चुके हैं। और 2022 में मेरे पास मेरे को एडिटर आए और बोले कि मैं ऐसे ऐसे किताब सोच रहा हूँ लिखने का, तो आप सोच के बताइए। तो मैंने फिर इसकी चर्चा की कुछ अपने दोस्तों के साथ, ख़ास करके फ़िल्म इंडस्ट्री में। सैयद मिर्ज़ा साहब से मेरी बातचीत हुई, वो चेयरमैन FTII रह चुके हैं, तो बहुत खुश हुए, बहुत सराहना की। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा दशक चला है, आप बिल्कुल लिख डालिए और हर तरह के फ़िल्म राइटर और हिस्टोरियंस को इसमें लीजिए। उस वक्त वो खुद 2 किताबें लिख रहे थे, इसलिए वो नहीं लिख पाए, लेकिन हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे दोस्त हैं, तो इस तरह हमने एक एक करके राइटर्स को लेना शुरू करा और अब 40 से ज़्यादा राइटर्स हमारे साथ जुड़ गए और हर पहलू को हमने इसमें जांचने की कोशिश की, उस पर रोशनी डालने की कोशिश की।
तो यही हमारा प्रयास था कि इस दशक के ऊपर रोशनी डाली जाए, ये दशक क्यों ज़रूरी था हिंदी सिनेमा के इतिहास में। तो हर एक राइटर को आपने सब्जेक्ट दिया कि आप इस सब्जेक्ट पर लिखें जी, या फिर उनकी अपनी चॉइस थी कि मुझे ये जो है विषय पसंद है, इस इरा की फिल्मों को लेकर उन्होंने अपनी चॉइस आपको बताई? हमने एक ब्रॉड ढांचा बना लिया था कि हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करना चाहते हैं, पर उस ढांचे के अंदर हमने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी अपनाई। हमने हर ऑथर से चर्चा की कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप किस पे लिखना चाहते हैं, क्योंकि किसी ऑथर की पसंद कुछ और होती है। कुछ अपनी पर्सनल मेमोरीज शेयर करना चाहते थे, कुछ सिंगल स्क्रीन सिनेमा क्या होता था उसके बारे में लिखना चाहते थे, किसी का पसंदीदा राइटर है कोई, किसी को लिरिसिस्ट पसंद है। तो दोनों ही चीज़ें हमने की। हमारी कोशिश तो थी हम सब कुछ कवर कर सके, मगर वो पॉसिबल नहीं होता। 600 पेज वैसी हो चुकी है किताब, अगर हम सब कुछ कवर करने लगे तो शायद 1000 पेज की होती। तो कुछ हमारा पर ज़रूर ये प्रयास था कि हम हर तरह के टॉपिक कवर कर सकें और हर राइटर जो लिखे अपने मन से, अपनी खुशी से, अपने पैशन से लिखे। लेकिन जब किताब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई विषय छूट गया? ये भी एक विशेषता है। ये सुन के मैं बहुत खुश हुई, मगर मुझे लगता है अभी बहुत कुछ छूट गया है जी। ऐसा लग रहा है कि हमें और लिखना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा लोगों को। लेकिन आप जिस दशक की बात कर रहे हैं, जिस समय की बात कर रहे हैं, उस समय फिल्मों से लगाव होना जी, मतलब मेकर होना एक अलग बात थी, लेकिन लगाव होना, फिल्में देखना, फिल्मों को पसंद करना, गाने सुनना थोड़ा सा नालायक किस्म के बच्चों के संदर्भ में आ जाता था। आज तो हम देख रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो आर्टिस्ट भी हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो MBA करके बड़ी बड़ी जो है डिग्रियां और हासिल करने के पश्चात फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर देखते थे कि बहुत सारी फिल्मों देखने का शौक है, अमिताभ बच्चन बनना चाहते थे और चले गए मुंबई, कुछ पैसे जुटाकर, या पैसे भी नहीं जुटाए, बिना टिकट के ही पहुँच गए। उस तरीके के लोग भी जो है वहाँ पर एक्टर बने, डायरेक्टर बने और म्यूज़िक डायरेक्टर भी बने, लिरिसिस्ट भी बने। लेकिन आपको फिल्मों का कितना शौक था? क्या आप समय निकालती थी पढ़ाई से और फिल्में देखा करती थी, सिनेमा देखा करती थी? और उस वक्त तो सिंगल स्क्रीन थिएटर ही ज़्यादा हुआ करता था। जी, तो जहाँ तक हमारी जनरेशन का सवाल है, जब हम छोटे थे और 70s में तो बहुत ही छोटे थे, तो ये हमारे ऊपर तो चॉइस होती नहीं थी। तो एक फैमिली आउटिंग होती थी फिल्म, अगर आपको याद हो, क्योंकि हम लोग के पास और कोई एंटरटेनमेंट था नहीं उस वक्त, और सोशल मीडिया वगैरह तो होता नहीं था जैसे आजकल के बच्चे फ़ोन पे लगे रहते हैं सारा दिन। तो जब पढ़ाई लिखाई से कभी फुर्सत होती थी तो ये एक्साइटमेंट ज़रूर रहता था कि फ़िल्म नई आने वाली है और फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है। तो मैं अभी हाल में किसी अपने लेखक से पूछ रही थी कि तुम सच बताना, तुमने ब्लैक में कोई फिल्म देखी है ना? तो बोले हाँ, किसने नहीं देखी होगी, आप बताइए। तो वो सब, जैसे 25 रुपये की टिकट 100 में, मुझे याद है त्रिशूल फिल्म लगी थी अलंकार में दिल्ली में, तो 25 रुपये वाली 100 में लेनी पड़ी थी। मेरे साथ मेरे बड़े भाई एक कज़न गए थे। तो तब ये सब आम होता था कि हमें जाना है तो फिर ब्लैक में टिकट मिलेगी, धक्का मुक्की टिकटों के लिए, इतना शोर शराबा, सोल्ड आउट, एडवांस बुकिंग होती थी। ये सब आजकल के बच्चों ने देखा ही नहीं, और अब तो अब बुक माई शो पे ऑनलाइन टिकट ले लेते हैं, वो धक्का मुक्की आपने देखी ही नहीं है। तो वो अचीवमेंट होता था फिल्म देखना। हाँ, कि मैं देख आया फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल। और आपसे रश करते थे आपके पड़ोसी, आपके यार दोस्त, अरे तूने पिक्चर देख ली? जी जी, आपको तो ज़्यादा अनुभव होगा फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाने का, धक्के खाने का, टिकट की लाइन में लगने का। तो और फैसिलिटीज़ भी अच्छे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी वो सस्ता वाला पॉपकॉर्न ख़रीदना और खाना, और मतलब एक एक्साइटमेंट ज़रूर होती थी कि हमें पूरे परिवार के साथ जाना है फिल्म देखने। बहुत बड़ी चीज़ होती थी हमारी लाइफ में। और जो ये छोटी फिल्में, पैरेलल फिल्में होती थी, ये तो सिनेमा पे आके ही निकल जाती थी बेचारी। तो शकुंतलम थिएटर एक होता था दिल्ली में, उस पे लगती थी। तो और फेस्टिवल्स का हमें तब ज्ञान नहीं था, बहुत छोटे थे, तो हमने ये सब दूरदर्शन पे देखी और बाद में VCR पे, वीडियो कैसेट। तो ये एक ज़रिया था। हम सब जो इस जनरेशन में हैं, जो 70s में छोटे थे, उन्होंने 70s, मगर हम खुशकिस्मत थे कि कुछ फिल्में बड़े पर्दे पे हम देख पाए उस दशक की। तो हम चाहते थे हम ये अपने अनुभव औरों से भी शेयर करें, ख़ास करके नई पीढ़ी के साथ,
कि हमारे जीवन में फिल्में क्या होती थी, क्या अहमियत होती थी। संडे को 5 बजे का टाइम दूरदर्शन का हमारे लिए क्यों इतना ख़ास होता था कि उसमें एक अच्छी फिल्म आने वाली है, शम्मी कपूर, शशि कपूर, राजेश खन्ना की कोई ना कोई अच्छी बढ़िया फिल्म आएगी, मज़ा एंजॉय करेंगे हम। या 1 बजे तब रीजनल सिनेमा कहते थे, अब तो नहीं ये शब्द यूज़ होता। इंडियन लैंग्वेजेस में अलग अलग अवार्ड विनिंग फिल्में, या सैटरडे शाम को जो फेस्टिवल स्लॉट होता था रात को, उसमें सत्यजीत राय जी की फिल्में हमने उसी में देखी। तो हमें भी एक ज़रिया मिला ये एक नॉस्टैल्जिया ट्रिप में जाने के लिए और ये सब याद करने के लिए, मुझे भी और मेरे सब सहलेखकों को। और मुझे याद है दूरदर्शन पर भी फेस्टिवल्स आते थे, गुरुदत्त की फिल्में आती थी 7 दिन तक लगातार, राज कपूर साहब की फिल्में आती थी। वो दूरदर्शन ने अपनी तरफ से प्रयास किया। लेकिन क्या INB मिनिस्ट्री में काम करना, उसको आप श्रेय दे सकते हैं कि एक दायरा तैयार हो गया और दायरा तैयार होने के पश्चात मंशा हुई कि इस तरीके की एक किताब आनी चाहिए जो 70 के दशक की फिल्मों को रिफ्लेक्ट करे? मैं ये नहीं कहूँगी दायरा बन गया, पर ये ज़रूर है कि शौक़ जो है उसको पक्का होने में ज़रूर और इरादा बुलंद होने में ज़रूर मदद मिली, क्योंकि मेरे काम के दौरान में बहुत सारे फिल्म राइटर्स से मेरा परिचय हुआ। और एक सेंसरशिप को लेके भी एक टॉपिक मेरा बड़ा पसंदीदा है, उस पर शायद मैं किताब भी लिखूँगी, क्योंकि मैं सेंसरशिप पॉलिसी पूरी इंडिया की एग्ज़ामिन करके उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। थोड़ा स्कॉलरली सब्जेक्ट है, पर वी विल ट्राई टू मेक इट एंटरटेनिंग ऑल्सो। उस पर मैं किताब लिखूँगी, तो वो ज़्यादा मेरा INB के जो मेरा तजुर्बा है उससे जुड़ी होगी किताब। ये एक ज़्यादा पर्सनल तजुर्बा है मेरा। जी, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा था कि जब आपका किसी विशेष जो है डिपार्टमेंट से या किसी एक विशेष क्षेत्र से जब जुड़ाव हो जाता है, एक दायरा तैयार हो जाता है, तो आपको अब काम करने का एक जो है माध्यम मिल जाता है, एक वजह मिल जाती है। लेकिन जब फिल्मों की बात होती है तो दायरा बनते ही आदमी फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता है, एक्टिंग करना चाहता है, म्यूज़िक देना चाहता है, गाना गाना चाहता है। आपने किताब को क्यों चुना? जी, जैसा उन्होंने कहा कि मुझे फिल्म राइटर फ्रेंड्स ने ही दिया था कि तुम फिल्मों के बारे में लिखो, अगर लिख सकते हैं तो हमें लिखना चाहिए। तो मैंने धीरे धीरे फिल्मों के बारे में लिखना शुरू किया। तो लिखावट, मुझे लगता है लिखना एक ज़रिया है जिससे हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकते हैं। फिल्में बनाना हमारे बस के काम नहीं है, और ना मैं ट्रेंड हूँ उस तरह आर्टिस्ट में, थोड़ा बहुत गा लेती हूँ बस। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, फिल्म राइटिंग से मेरा ये प्रयास है कि फ़िल्मों के बारे में लोगों की जानकारी बढ़ाई जाए और एक तरह लोगों का एप्रिसिएशन बढ़े कि सिनेमा भी एक इंडस्ट्री है, सिनेमा में भी जो है बहुत जद्दोजहद होती है। और 70s में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी भारत में, फिल्म इतिहास आप देखिए, आज तो हर तरह की टेक्नोलॉजी है। तो डिजिटल पे शूट होता है, तब तो आपको सेलुलॉइड पे करना पड़ता था और बहुत महंगा होता था स्टॉक। तो आपको और फिर कैसे शोले जैसी फिल्मों में टेक्नोलॉजी बदल दी पूरी, 70 mm पे शूट भी हुई, स्क्रीन को स्ट्रेच करना पड़ा था। रमेश सिप्पी जी ने खुद करवाए हैं स्क्रीन, सारे स्ट्रेच किए, क्योंकि वो इमेज इतनी बड़ी होती थी, छोटे पर्दे पे वो कट जाती जी। तो ये सब टेक्नोलॉजी चेंजेस भी बड़े ज़रूरी थे, तकनीक और टेक्नोलॉजी दोनों। और एक्टिंग का जिस तरह आपको वैरायटी उस वक्त मिलती है, मतलब मैं समझती हूँ एक मैच्योरिटी आ गई थी हमारी एक्टिंग में, हमारी म्यूज़िक में, हर डिपार्टमेंट में, राइटिंग में ख़ास करके। राइटिंग बहुत अच्छी 70s में हमारे फिल्मों में होने लगी। मतलब हिंदी सिनेमा ट्राई टू कैच अप, क्योंकि अगर आप 50s देखें तो 50s में ईस्ट में, बंगाल में ऑलरेडी सत्यजीत रे जी ने बड़ी अच्छी फिल्में बनाई थी जो हर जगह सराही गई थी, इंडिया में ही नहीं बाहर। वेस्ट में थोड़ा स्लो रहा, जब चेतन आनंद जी, आनंद ब्रदर्स आए पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से। चेतन आनंद जी की 1949 में नीचा नगर बनी थी। आपने हाल ही में सुना होगा पायल कपाड़िया जी की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को ग्रां प्री अवार्ड मिला कान में। चेतन आनंद जी की फिल्म नीचा नगर को यही अवार्ड 49 में मिल चुका है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। और फिर बिमल रॉय जी, महबूब खान साहब, कमाल अमरोही, इन सब ने जो के आसिफ मुग़ल आज़म बनाई, महबूब खान जी की मदर इंडिया, और बिमल रॉय जी ने दो बीघा ज़मीन, मधुमती, सुजाता, बंदिनी। तो 50s में इन लोगों ने ऑलरेडी, राज कपूर साहब का सिनेमा जो बड़ा, ये सब आइडियलिस्टिक सिनेमा बनाते थे तब।
बिमल रॉय जी हो गए, राज कपूर साहब हो गए, श्री 420, आवारा वगैरह फिल्में जो बनाई, तो इन सब ने हमारी फिल्मों को एक तो रशिया जैसी कंट्रीज में बाहर तक पहुंचाया। आज भी लोगों को याद है राज कपूर का सिनेमा, अगर आप रशिया में देखें, तब सोवियत यूनियन कहते थे। तो फिल्म इतिहास में मतलब बहुत अच्छा रहा है हमारा। मतलब वैसे तो 1913 30s आप सोचिए, के एल सहगल के टाइम से चलते चलते हम 70s तक जब आते हैं तो हम देखते हैं हर तरह की फिल्में बनना शुरू हो गई, कमर्शियल भी बनने लगी। पैरेलल सिनेमा पहली बार आया हिंदी फिल्मों में श्याम बेनेगल जी की एंट्री से। और ये जो FTII के ट्रेन्ड एक्टर्स, क्योंकि आप कह रहे थे ना तब ये माना जाता था नालायक लोग ही फिल्म इंडस्ट्री में आते थे, तो अमिताभ बच्चन जी वैसे काफ़ी पढ़े लिखे हैं, ये भी बता दूं आपको। और पहले वो कॉरपोरेट जॉब करते थे कोल सेक्टर में, कैल्टा में, उसके बाद वो आए तो ऑलरेडी वो मतलब नौकरी पेशा थे। देवानंद साहब तो बहुत ही पढ़े लिखे थे। जी जी जी, जी वो तो थे ही। मगर इस दौर की अगर आप बात कर रहे हैं तो FTII से पढ़े और वाले, मैं उन तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा कर नहीं पाए। हाँ, तो इसमें चाहत रहती थी लेकिन वो उस तरीके से नहीं। लेकिन पैरेलल सिनेमा में वो आपको मिलेगा जो एजुकेटेड, जिसको हम कह सकते हैं फॉर्मली एजुकेटेड, जो FTII और NSD से आए, तो उसमें ज़बरदस्त एक्टर्स ने एंट्री की। सभी सब लोग कभी ना कभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जुड़े थे या FTII से, चाहे वो ओम पुरी हों, अमरीश पुरी जी हों, नसीरुद्दीन शाह हों, शबाना आज़मी। तो स्मिता पाटिल जी ट्रेन नहीं थी फॉर्मली, बट ये सब बड़े एक तरह से थिंकिंग एक्टर्स या इंटेलिजेंट एक्टर्स माने जाते थे, और बिल्कुल सही भी है। पॉडकास्ट में आपसे पहले सुभाष घई थे हमारे साथ। जी जी। और उन्होंने कहा था कि मेरे फादर वो वकील थे जी। और उन्होंने कहा था कि किसी भी क्षेत्र में जाओ लेकिन ट्रेनिंग के बाद ही जाओ जी। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि शौक लगा और आप पहुंच गए, आप ट्रेनिंग के बाद ही जाओ। और उन्होंने FTII वहाँ से पूना इंस्टीट्यूट से उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग ली और उसके बाद उन्होंने अपने भाग्य को आजमाया। तो आपको भी लगता है कि ये फिल्म एक ऐसा माध्यम नहीं है कि आपको शौक हुआ और आपने उठाया और इंडस्ट्री में पदार्पण के लिए चले गए? आपको वेल ट्रेन होना चाहिए, तो आपको समझ पैदा करनी चाहिए सिनेमा की। तो क्या ये आपकी किताब समझ भी पैदा करती है? जी, बल्कि मैं कहूँगी कि जो आजकल के दौर के एक्टर्स हैं, मैं काफ़ी लोगों को जानती भी हूँ, वो भी बहुत खुश हैं किताब पढ़ के। हमें फीडबैक बड़ा अच्छा आ रहा है, क्योंकि फीडबैक पीछे लिखे भी हुए हैं। जी जी जी, बड़े नाम हैं। जी जी, सब मेरे, हाँ, खुशकिस्मती से सब मेरे दोस्त हैं। विधु विनोद चोपड़ा जी हैं, वो एक बड़े भाई जैसे हैं क्योंकि कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। राजू ईरानी जी हैं, सभी बहुत, क्योंकि INB मिनिस्ट्री में सबसे काम हुआ है मेरा, तो राजू ईरानी जी ने बड़ी काइंडली कहा है कि हर हार्ट इज़ फॉर आर्ट, हेड इज़ फॉर सिविल सर्विसेज, ऐसा कुछ लिखा है शायद। तो क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा मन जहाँ है। जी, तो जैसा आपने कहा, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और समझ बहुत ज़रूरी है। और हम लोग, वो लोग खुशकिस्मत हैं जो सब्सिडाइज एजुकेशन FTII और NSD की ले पाते हैं, क्योंकि मैंने दोनों को देखा है। मैं कल्चर मिनिस्ट्री में भी जॉइंट सेक्रेटरी थी, तो इनको हम जो एजुकेशन देते हैं, सच मानिए ये वर्ल्ड क्लास है। NSD हमारा थिएटर में वर्ल्ड क्लास है। तो जो इरफान जी का मैं नाम लूँगी, इरफान भाई मेरे बड़े ख़ास मैं मानती हूँ एक्टर थे और मैं जानती भी थी। उन्होंने NSD से जब अपना ये कोर्स किया तो कहते थे जो हमें एक्सपोजर मिला कि पहली बार बैठ के हमने इतनी किताबें पढ़ डाली, क्योंकि उसमें सिर्फ एक्टिंग ही नहीं सिखाते थे। उनके जो ट्रेनर्स थे, या सारे अलकाजी साहब हो गए, मनोहर सिंह हो गए, या शुरू में ओम शिवपुरी जी थे, तो ये लोग सब उनको इनकरेज करते थे कि तुम पढ़ो और समझो लाइफ क्या होती है, सिर्फ एक्टिंग पे मत ध्यान दो, पूरा समझो लाइफ को। गरीब क्या होता है, गरीब की, जैसे तुम्हें अगर रोल करना है गरीब का, तो सिर्फ वेशभूषा से नहीं होता, आपको समझना पड़ेगा पीड़ा एक गरीब की। तो हर तरह का वो ये पढ़ो, लिटरेचर पढ़ो, साहित्य पढ़ो, वर्ल्ड साहित्य पढ़ो। वही FTII में भी आप FTII की लाइब्रेरी देखेंगे तो आप बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत बड़ी लाइब्रेरी बन गई है अब। जागीरदार साहब एक एक्टर होते थे, उनके ऊपर नाम रखा, उनके ट्रस्ट ने शायद उसको फंड भी किया है। तो FTII और NSD के छात्रों को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। जी, तो दो बात कह लें, या एक बात के ही दो पक्ष हैं जी। क्या फिल्मों को भी साहित्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, एक बात। और आपने लाइब्रेरी का जिक्र किया, ये इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं, NSD हो गया या पूना इंस्टीट्यूट हो गया, वहाँ पर
अच्छी लाइब्रेरीज हैं, लेकिन फिल्मों से जुड़ी हुई लाइब्रेरीज बहुत कम हैं भारत में जी। तो क्या ये एक ऐसा विषय है जिससे जुड़ी हुई पुस्तकें ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाशित हों, लोगों तक पहुँचे और उसके लिए अलग से पुस्तकालय और लाइब्रेरी भी हों? पुस्तकालय ना हो, फिर भी फिल्मों के ऊपर किताबें छपना बहुत ज़रूरी है, मैं मानती हूँ। और ये मैं पिछले दशक में देख रही हूँ, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। अब आपको हर किस्म की अच्छी अच्छी किताबें मिल रही हैं और ऑथर्स ज़रूरी नहीं है कि वो इसी पेशे से हों, जर्नलिस्ट हों। ऐसे भी ऑथर्स हैं जो कुछ काम मतलब और भी करते हैं और लिखते भी हैं। तो साहिल लुधियानवी जी पे अक्षय मनवानी की किताब है, बड़ी अच्छी लगी मुझे। जय अर्जुन सिंह जो हमारे एक ऑथर हैं, उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी पे और जाने भी दो यारों पे एक किताब लिखी थी। अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी का मैंने नाम लिया, इन्होंने आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन, फिर किशोर कुमार पे भी किताब लिखी है और बासु चैटर्जी पे। तो इस तरह के ऑथर्स बहुत सारे हैं हमारे। असीम छाबरा हैं, इन्होंने इरफान पे किताब लिखी है, शशि कपूर पे किताब लिखी है। तो अलग अलग ऑथर्स हैं जिनको बहुत समझ है और मेरे से ज़्यादा अच्छे ट्रेंड हैं, क्योंकि ये फिल्म राइटिंग में भी ट्रेंड हैं, काफ़ी लोग पढ़ाते भी हैं, फिल्मों का कोर्स भी पढ़ाते हैं। तो ये तो इस क्षेत्र को भी समझने के लिए ज़रूरी है एक तरह की लिटरेसी आना। और सत्यजीत रे जैसे लोग जो थे वो एक वक्त, क्योंकि ट्रेनिंग का जिक्र हम कर रहे हैं तो मुझे एक बात याद आ रही है। एक समय था कि वो कहते थे कि ट्रेनिंग को मैं इतना नहीं मानता, क्योंकि ट्रेनिंग कभी कभी क्या होता है, बच्चों को एक तरह का सिखा देती कि भाई ऐसे करना है तुम्हें, फिर वो सोचते नहीं थे, खुल के नहीं सोच पाते थे। मगर बाद में उन्होंने अपनी राय बदल दी थी। वो गए थे FTII में, शायद गिरीश कर्नाड जी तब डायरेक्टर थे, उन्होंने बुलाया था उन्हें, और फिर जब उन्होंने छात्रों से बात की, उनकी किताब में भी है, तो उन्होंने कहा अब मुझे लगता है मुझे अपनी ओपिनियन रिवाइज़ करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग में कोई बुराई नहीं है, हाँ ये आपको एक बेस बना के देता है कि आपको समझने के लिए कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, चाहे वो एक्टिंग में हो, डायरेक्शन में हो, प्रोडक्शन में हो, राइटिंग में हो, वो सब सीखो, फिर अपने मन से करो जो आपकी खासियत है। तो सुभाष घई जी ने ये मेरे से बात भी की थी मेरी किताब के लिए, बहुत अच्छी तरह बताया कि जब मैं, जैसा आपने बताया ना आपसे उनकी बातचीत हुई, उनके फादर शायद CA करवाना चाहते थे, तो बोले कि पर इनका आर्ट्स में था, हर जगह आर्ट्स में ले जाते थे, ट्रॉफीज़ वगैरह, राइटिंग का शौक़ था, तो एज ए राइटर, हाँ नहीं राइटर भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे एक्टिंग का कोर्स किया इन्होंने FTI में। मगर जब इन्होंने लिखना शुरू किया, फिर इनकी कहानियाँ ऐसी बिकने लगी, बोले मैं तो इतनी अच्छी कमाई हो गई मेरी कहानियाँ लिखने से दूसरे डायरेक्टर्स के लिए। फिर उन्होंने खुद लिखना शुरू किया। तो ही सेड, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी उनको कि मैं चाहता था मेरी फिल्में ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो मैंने जो अपनी सीखा FTI से, उसको मासेस के लिए कैसे करना चाहिए, ये मेरा हमेशा फोकस था कि हर कोई मेरी फिल्म देखे। सिर्फ मेरे जो बैचमेट्स, उन्होंने जिक्र भी किया, अधूर गोपाला कृष्णन जी जैसे मेरे बैचमेट्स, वो फिल्में बनाते हैं नीश ऑडियंस के लिए, बहुत इंटेलिजेंट ऑडियंस जो समझ पाए, उसमें बहुत गूढ़ रहस्य होता है। लेकिन मेरी फिल्म और मेरे गाने जो है ना, हर कोई समझ पाएगा, सरल भाषा में मैं कहना चाहता हूँ जी। और आपने अलग अलग चैप्टर के माध्यम से इस पुस्तक के रूप में लोगों को 70 के दशक के सिनेमा को समझा दिया है। आने वाले समय में क्या अलग अलग दशकों के सिनेमा को भी आप समझाएंगे, या एक कंप्लीट अभी तक की जो जर्नी रही है भारतीय सिनेमा की, उसको लेकर कोई किताब आएगी? जी, कंप्लीट तो आना बहुत मुश्किल है, बहुत लोगों ने लिखा भी है, मगर ये बहुत लंबी जर्नी है। और अब सच कह रहे हैं, हर दशक बड़ा यूनिक है। अगर हम 30s से शुरू करें, KL सहगल जी के टाइम की सिनेमा, और फिर 50s तक आते हैं हम, ये जो पोस्ट इंडिपेंडेंस आइडियलिज्म की बात करें, फिर 60s में रोमांटिक दौर आ गया, जब नासिर हुसैन साहब और शमी कपूर जी की धाक जम गई, शशि कपूर जी। 70s के बाद 80s में चलते हैं तो कमर्शियल सिनेमा का पतन हो गया और पैरेलल सिनेमा बुलंद हो गया। 90s 80s 90s में बहुत खास पसंद नहीं है। फिर 90s के एंड, लेकिन 80s में गज़लों का दौर शुरू हो गया, वो थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि एक नए किस्म के सिनेमा को समाहित किए आगे बढ़ रहा था जी। और फिर एंड 90s में शब्द राम गोपाल वर्मा, विनोद चोपड़ा, ये सब आ गए थे तब तक, तो फिर फिल्में अच्छी होने लगी। अब वो डिस्टिंक्शन नहीं रहा, वो मिडल ऑफ द रोड, कमर्शियल, पैरेलल, वो सब हट गया है। तो आपको ये जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं, जिसमें से कुछ मेरी किताब में लेखक भी हैं, रजत कपूर हो गए, विशाल भारद्वाज हो गए, श्रीराम राघवन,
ये इतने समझदार हैं और इन्होंने, जैसे राजू हिरानी जी खुद ऋषिकेश मुखर्जी को अपना गुरु मानते हैं, आनंद का पोस्टर है उनके ऑफिस में। तो इन सब लोगों की मैं समझती हूँ सेंसिबिलिटीज़ अच्छी हैं, ये लोग समझते हैं, जीवन को समझना चाहते हैं, हर तरह के स्तर के लोगों की पीड़ा, उनका दर्द, उनका अनुभव, ये सब अपनी फिल्मों के ज़रिए से बताना चाहते हैं और एक अच्छी तरह बताते हैं। तो इसलिए अब वो ज़्यादा लोग देख पाते हैं। जी, चलिए आप अपना मूड बना लीजिए कि कौन से दशक पर ज़रूर और जब आप मूड बनाकर एक और दशक पर किताब लिखेंगी, फिल्मों पर किताब लिखेंगी, तो फिर से हम लोग मिलेंगे, फिर से बात करेंगे, फिर से जाने की कोशिश करेंगे। और एक बार फिर से शुभकामनाएं आपको इस किताब के लिए, इस पुस्तक के लिए, और आपने जो संकलन किया है पूरे एक दशक का फिल्मों का भारतीय सिनेमा के, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको बताने का और आपसे शेयर करना। और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स पढ़ पाएँ और एक कनेक्ट फील करें वो कि हम क्या कहना चाहते हैं, और फिल्में देखें जाके, ये बड़ा ज़रूरी है। अब तो ये सारी फिल्में आपको OTT पे भी मिल जाएंगी, तो इसलिए अब वो परेशानी नहीं है कि हॉल में नहीं है तो कैसे देखें। जी, आपके लिए भी एक सुझाव है कि किताबों के साथ साथ और भी बहुत सारे माध्यम हैं, उन माध्यमों के ज़रिए भी, जैसा आपने कहा कि आपके पास इसके अतिरिक्त भी फिल्मों से जुड़ी हुई बहुत ही गहन जानकारियां हैं, वो उन माध्यमों का उपयोग कीजिए और उनके माध्यम से जो है हमारे तक और तमाम दर्शकों तक वो बातें पहुंचाएं जो लोगों को भारतीय सिनेमा के बारे में पता नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। संसद टीवी पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। संसद टीवी पॉडकास्ट में एक और शख्सियत के साथ आपसे भेंट होगी। जी हाँ, फीडबैक देना मत भूलिए। नमस्कार।